हमारा नया कोर्स जहां पे हम डिस्कस करेंगे ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू मैथ्स और यहाँ पे हम कंप्लीट सिलेबस करेंगे इस कोर्स के थ्रू। तो जो भी हमारे साथ हैं सभी को मेरी तरफ से वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? साउंड जो है वो क्लियर है या नहीं? कोई प्रॉब्लम अगर साउंड में हो तो मुझे बताएंगे, देन स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय हिंद। ओके, सो वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू जो भी फर्स्ट टाइम मेरी क्लास में आए होंगे और जो ऑलरेडी पहले भी आ चुके हैं उनको भी वेलकम, जो बाकी के कोर्सेज भी कर रहे हैं। ओके, वॉइस थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी किसी के पास भी हो रहा है प्रॉब्लम? आज डिनर साथ में शेड्यूल है, नहीं हो रहा प्रॉब्लम? ओके चलिए, सो आई थिंक साउंड जो है वो थोड़ा सा एक बार रिफ्रेश करिए अगर किसी के। चलिए, तो बेसिक ऑफ मैथ्स हम कर रहे हैं, साथ में आप ये चीज समझ लीजिए कि मैथ्स जो है वो हम दो पार्ट्स में कर रहे हैं, अरिथमेटिक एंड एडवांस मैथ्स। हाउएवर क्लासेस कंटिन्यू रहनी है। सबसे पहला डाउट वैसे थोड़ी सी बात आ रही होगी किसी के माइंड में कि इसमें तो सिर्फ 10-12 सेशन ही शो हो रहे हैं, वो एक्चुअली जल्दबाजी में लॉन्च करते हुए ऐसा हुआ था। फिलहाल मैं कल तक शायद आपको सारे सेशन शो हो जाएंगे, मतलब आगे का जो शेड्यूल है वो कल तक आपको शो हो जाएगा। ठीक है, सो क्लासेस पूरी है, ये 10-12 सेशन का कोर्स नहीं है, इसमें आपको अराउंड 80 सेशन मिलेंगे अरिथमेटिक एंड एडवांस के मिला के, यानी कि पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कवर होना है, तो वो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। ओके, सो अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे आज हम क्या करने वाले हैं, देखिए अगर हम अरिथमेटिक की पहले हम बात करें, क्योंकि अरिथमेटिक से स्टार्ट करें, तो अगर आप सीडीएस के लिए, एफकेट के लिए, सीएपीएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या कोई और भी आपका एग्जाम है, तो हाँ ये पूरा न्यू बैच है। तो अगर आपका कोई और भी एग्जाम होगा तो अरिथमेटिक स्टार्ट हो रहा है, 2.5 मंथ में खत्म हो जाएगा ये, यानी कि आप मार्च अप्रैल मई के बीच में खत्म हो जाएगा। मई तक चलेगा अरिथमेटिक, उसके बाद जून जुलाई में जाके आपका एडवांस मैथ्स खत्म हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट जो आता है वो है कि हमने मैथ्स करना कैसे है। देखिए बहुत सारे तरीके रहते हैं, आप फॉर्मूले यूज कर सकते हैं बेसिक से। गौरव जी ने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि विद इन 1-2 डेज आपको पूरे पूरे सेशन हो जाएंगे। ठीक है, फाउंडेशन कोर्स जो है अगर आपके बेसिक बहुत खराब है, सुबह 8 बजे क्लास चल रही है, वो फाउंडेशन कोर्स आप करिए। अगर बेसिक बहुत खराब है, अगर बेसिक ठीक है, मतलब इतनी भी ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो फिर आप सीधा ये कोर्स भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपको क्या बेटर लगता है। सीडीएस के लिए मोर देन इनफ है, डिफेंस के किसी भी एग्जाम के लिए मैथ्स आपको यहाँ पे मोर देन इनफ होगा, इसके बाहर कुछ नहीं। ठीक है, चलिए लिंक मैं लास्ट में शेयर करता हूं, अभी हम स्टार्ट करते हैं आई थिंक। और चलिए, तो आज का सेशन थोड़ा बेसिक होने वाला है, तो जिन्होंने मेरा फाउंडेशन कोर्स थोड़ा सा करा होगा तो वो इतनी टेंशन नहीं लें, उनका रिवीजन हो जाएगा, या फिर वो आज का दिन रेस्ट भी कर सकते हैं। कल से हमारी न्यू पीडीएफ स्टार्ट होगी। आज हम बेसिक कर रहे हैं, तो आज हम क्वेश्चन करेंगे बट वो बेसिक होंगे। तो लेट्स यूनिटरी मेथड से क्वेश्चन बनेंगे, तो बिल्कुल डिटेल में समझते हैं, बेसिक से चलते हैं। उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन नंबर सिस्टम का, क्योंकि नंबर सिस्टम अगर आपको पता होगा तभी आप एक्चुअली सही से चीजों को कर सकेंगे। तो अब नंबर्स की जब भी हम बात करते हैं तो वैसे तो नंबर ट्री रहेगा पूरा, बट एज ऑफ नाउ हम सिर्फ क्योंकि अरिथमेटिक करें, जब एडवांस मैथ शुरू होगा तो हम नंबर्स में ज्यादा डीपली जाएंगे, नंबर सिस्टम के पूरे 5-6 सेशन होंगे। अभी मैं कुछ छोटी छोटी चीजें पूछूंगा, आप मुझे अगर उनके आंसर कर दोगे दैट मीन हमारे लिए एज ऑफ नाउ इतना सा नंबर सिस्टम इनफ होगा जितनी मैं चीजें पूछूंगा। ठीक है, सो नंबर जो है उसमें अगर मैं आपको ये कहूं कि हमारे पास नंबर जो है वो दो तरह के होंगे, रियल एंड इमेजिनरी। तो रियल नंबर जो है उसको अगर मैं और डिफरेंशिएट करूं, ठीक है, रियल नंबर कोई भी नंबर जो है वो रियल नंबर है अनलेस एंड अनटिल उसमें नेगेटिव का रूट नहीं है। ठीक है, कोई भी जो नंबर है ना वो रियल नंबर है। कौन सा रियल नंबर नहीं होगा? इमेजिनरी नंबर कौन होगा? जिसमें हम नेगेटिव नंबर्स का रूट लिखते हैं। तो नेगेटिव नंबर का रूट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कोई भी नंबर जो है वो रियल नंबर है। तो रियल नंबर में दो तरह के नंबर आएंगे, एक आएगा रैशनल, एक आएगा इरैशनल। ठीक है, रैशनल एंड इरैशनल नंबर आएंगे, दो तरह के नंबर रहते हैं। तो अब रैशनल नंबर कौन होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं जिनको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इरैशनल होते हैं जिनको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, अभी आराम से समझना है। और आप ये पूरा थ्रू आउट द मैथ्स कोर्स आप ध्यान रखिएगा, अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लोगे तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होंगे। आराम से समझना है, एंजॉय करना है सब्जेक्ट को कि क्या चीजें हैं, क्या से बेटर हो सकता है, क्या चीजें इंप्रूव हो सकती हैं और कैसे आप जल्दी स्पीड से क्वेश्चन कर सकते हो। तो स्ट्रेस नहीं लेना है। सो नाउ रैशनल नंबर हमने कहा कि जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है? अगर मैंने ऐसे लिख दिया 2/3, 5/7, 9/11, इस तरह से जो नंबर लिख दिए, ये क्या है? इवन मैंने 11 लिखा तो दिस इज 11/1। अगर मैंने ये लिखा कि लेट 15 है तो दैट इज 15/1। तो ये जो नंबर है जिनका एक फिक्स न्यूमरेटर, एक फिक्स डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर यानी कि अंश और डिनोमिनेटर यानी कि हर, तो जिनका एक फिक्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होगा वो आपके रैशनल नंबर होंगे। इरैशनल नंबर में कौन आएगा? जिनको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में। जैसे रूट वाले नंबर्स हो जाते हैं √2, √3, 4 नहीं आएगा क्योंकि √4 is 2, तो वो नहीं आएगा इसमें। √5, √7, ये जो नंबर्स हैं ये होते हैं आपके पास इरैशनल नंबर। एक पॉइंट याद रखिएगा, हमेशा अगर आपसे डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि पाई कौन सा नंबर है, पाई जो है वो कौन सा नंबर है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा पाई जो है वो इरैशनल नंबर है, क्योंकि उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे कि जी पाई को तो हम 22/7 लिखते हैं और 22/7 तो डिफाइन हो रहा है। ठीक है, पाई को हम 22/7 लिखते हैं और 22/7 तो है पी बाई क्यू की फॉर्म में। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर पाई पूछा है तो वो आपका क्या है? वो आपका इरैशनल है। लेकिन अगर 22/7 पूछा है तो वो आपका रैशनल नंबर है। तो अब आप बोलेंगे ये क्या झोल हुआ, ये तो बड़ी खतरनाक बात होगी। ठीक है, क्या पॉइंट है? अगर पाई पूछा है तो वो रैशनल इरैशनल है, लेकिन अगर 22/7 पूछा है तो वो कौन सा नंबर हो गया? वो रैशनल हो गया। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हम पाई की वैल्यू 22/7 लिखते हैं ना, वो हमने एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखती सो दैट हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, अदरवाइज जो पाई होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग नंबर होता है, मतलब वो रैकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, वो खत्म ही नहीं होता, उसकी वैल्यू कहीं खत्म ही नहीं होगी। तो फिर उसको एक्जैक्टली नहीं लिख सकते कि वो क्या है, वो कितना है। तो ये हम एक अप्रोक्सीमेट लिखते हैं कि 22/7 लिख लो। ठीक है, सो आगे से अगर कभी भी क्वेश्चन हो पाई क्या है, तो पाई इज इरैशनल नंबर एंड 22/7 इज रैशनल नंबर। अब ये भी अभी हमारा जब हम एडवांस शुरू कर देंगे वहां पे जब नंबर सिस्टम करेंगे तो इसको और डिटेल में करेंगे, क्योंकि वहां पे ज्यादा इंपोर्टेंट होगा। अभी के लिए जो अभी हमें जरूरत है, जो हमें अरिथमेटिक की जरूरत है, वो डिस्कस करते हैं। तो रैशनल नंबर जो है उनको भी हम डिफाइन करेंगे। तो रैशनल नंबर जो है उनको हम लिख सकते हैं कि उसी में हमारे पास आएंगे इंटीजर्स। हाँ बिल्कुल, तो इंटीजर्स जो है वो क्या रहेंगे? अब इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स वो नंबर होंगे जो होल में होंगे। एक होता है इंटीजर, एक होता है फ्रैक्शन। अब मैंने कहा था ना कि जो आपके रैशनल है वो कौन कौन है? 2/3 भी रैशनल है, 5/7 भी रैशनल है, 15 भी रैशनल है और 17 भी रैशनल है। वो वाले नंबर। हाँ, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नोट्स जो है वो थोड़े बहुत आप साथ साथ बनाते रहें, चाहे वो रफ कॉपी ही है, बिकॉज़ जब आप रिवाइज करते हैं वो छोटे छोटे पॉइंट याद आ जाते हैं, मतलब उतने वो नहीं सोचना कि पीडीएफ आपको एज इट इज मिलेगी। जब आप विद एनोटेशन डाउनलोड करोगे तो ये सब आपको मिल जाएगा। अब इंटीजर एंड फ्रैक्शन जो है, प्रैक्टिस के लिए आप टेंशन मत लो, प्रैक्टिस कोर्स अलग रहेगा, उसमें से प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे और आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करूंगा, कोई बुक नहीं है। फ्रैक्शन एंड इंटीजर जो है सो वो क्या रहेगा हमारे पास? पाई की सेकंड वैल्यू। हाँ सुहास जी, मैंने क्या कहा, पाई जो है वो तो इरैशनल है, क्योंकि पाई जो है वो डिफाइंड नहीं होती, उसकी वैल्यू वो इनफिनिट टर्म्स चलेंगी। बट जब मैं 22/7 लिख रहा हूं ना, तो पाई इज नॉट एक्चुअली एक्जैक्टली 22/7। वो हमने पाई को डिफाइन कर दिया कि आप 22/7 उसकी जगह यूज कर लो, सो दैट आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। अदरवाइज पाई जो है वो प्रॉपर सॉल्व नहीं होता, वो 3.1456 चलता रहेगा, वो खत्म ही नहीं होता कहीं पे भी। तो पाई एक ऐसा नंबर है, तो दैट्स व्हाई वो तो इरैशनल है। बट 22/7 तो हमने ऑलरेडी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया ना। ठीक है, हाँ अज्यूमिंग वैल्यू है, 22/7 इज अज्यूमिंग वैल्यू। 15/1 ही क्यों?
15 कोई भी नंबर होता है ना, अगर किसी के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, जैसे कि अगर मैंने 15 लिखा है तो इसको मैं 15/1 लिख सकता हूं ना, क्योंकि चेंज नहीं होगा ये। अगर मैंने किसी नंबर को 50 लिखा है तो डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं है दैट मीन 1 तो है, तो वो जो 1 लिखा है ना उसका जस्ट इतना मतलब है कि वो p/q है, मतलब उसके अपॉन में भी कुछ है। ठीक है, हाँ हाँ, लास्ट में मैं क्वेश्चन का देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, देन फिर धीरे धीरे जो डाउट होंगे वो कवर हो जाएंगे। पहले ध्यान से थोड़ा सा सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या कहा, हमारे पास कोई भी इस तरह के नंबर्स हैं, अब ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। इसके भी दो पार्ट है, एक है जो इंटीजर है, जो पूरी वैल्यूज है, होल वैल्यूज है, और एक है जो फ्रैक्शन है जिसके अपॉन में अदर देन 1 कुछ है। तो इंटीजर अब अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। इंटीजर हो सकते हैं पॉजिटिव हो सकता है जीरो हो सकता है नेगेटिव हो। इंटीजर 3 तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव, न्यूट्रल, मतलब जीरो एंड नेगेटिव। पॉजिटिव में आएगा जो +1 है, +2 है, +3 है, एंड नेगेटिव में आएगा -1 है, -2 है, -3 अप टू 7। और जीरो जो है वो ना तो पॉजिटिव है ना तो वो नेगेटिव है, क्योंकि वो न्यूट्रल है। ठीक है, हमारे सर ने बताया था कि कुछ नहीं है, मतलब जीरो है, ये सोचने को बोले थे। इज इट ट्रू? अब देखो, ओके, अब आपके जो टीचर ने बोला होगा ना वो किसी और सेंस में बोला होगा। जैसे लेट अगर आपने 7 - 7 सो दैट इज जीरो, दैट मीन अब कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा है। मैं बात कर रहा हूं कि अगर मैंने एक नंबर लिखा है 15 तो उसके अपॉन में 1 है, उसके अपॉन में अभी भी कुछ है। ठीक है, तो वो अलग पॉइंट था, वो आपके जो टीचर ने कहा वो किसी और चीज के लिए कहा है। ठीक है, चलिए। सो नाउ अब अगर हम बात करें, जीरो इज एन इंटीजर बट जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ओके, सो आई होप ये क्लियर होना चाहिए। चलिए, अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, अगर हम बात करें। ठीक है, अभी जस्ट हम बेसिक सिर्फ नंबर्स के बारे में समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हमने एक्चुअली आज यूनिटरी करना है। मेन हमारा मोटिव है कि हमने यूनिटरी करना है। सो अब अगर आप देखें यहाँ पे, लेट अगर मैं ये कहता हूं कि हमारे पास अब ये जो इंटीजर है पॉजिटिव, इसके आगे टाइप्स होते हैं। एक होता है आपके पास जो नेचुरल नंबर रहेंगे, एक होता है आपके पास जो होल नंबर रहेंगे, एक होता है आपके पास जो इवन होंगे, ऑड होंगे, प्राइम नंबर्स हैं एंड कंपोजिट नंबर है। ठीक है, प्राइम है, कंपोजिट है, ये सारी चीजें हैं। तो अब नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर वो नंबर है जो 1 से स्टार्ट होके, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर हैं। सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर जो है वो नेचुरल नंबर हैं। अच्छा, होल नंबर में जीरो भी आ जाएगा। होल नंबर क्या होंगे? ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, यानी कि जीरो भी ऐड कर लो, तो ये सारे होल नंबर हैं। बस जस्ट आपको नंबर याद रखने की ये नंबर इस कैटेगरी में आएगा, इससे ज्यादा इसका अभी कोई काम नहीं है। इवन नंबर वो नंबर है जो 2 से डिवाइड होते हैं, या फिर आप ऐसे रखो कि जिनका यूनिट डिजिट क्या होगा, मतलब इकाई का अंक क्या होगा, 0, 2, 4, 6 या 8 होगा। ठीक है, आई डोंट नो द मेथड, दिस इज माय मेथड। अभी कोई दिक्कत ही नहीं है प्राची जी, अभी कुछ नहीं है, सिर्फ आपने सुनना है, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। अभी अभी और नंबर कौन होंगे जिनका यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट, जिनका यूनिट डिजिट होगा 1, 3, 5, 7 एंड 9, 1, 3, 5, 7 एंड 9 होगा। प्राइम नंबर में कौन आएगा? प्राइम नंबर वो नंबर होंगे जिनके दो ही फैक्टर होंगे। ठीक है, जिनके दो फैक्टर होंगे। अब दो फैक्टर, एक नंबर खुद होता है और एक 1 सभी का फैक्टर होता है। जैसे कि 2 जो है उसका फैक्टर कौन है? उसका फैक्टर 1 एंड 2। 3 का फैक्टर कौन है? 1 एंड 3। अच्छा, अगर मैं 5 की बात करता हूं, 1 एंड 5। 7 की फैक्टर कौन होंगे? 1 एंड 7। तो वो नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर हैं वो क्या है? वो आपके प्राइम नंबर है। और वो नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हैं वो आपके कंपोजिट नंबर है। जैसे कि 4 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 6 1 से 2 से 3 से 6 से होगा, 8 9 10 12 ये सारे नंबर जो है। ठीक है, सो आपको ये याद रखना है। अब पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि जो 1 है वो कौन है? वो प्राइम है या कंपोजिट है? हमने क्या कहा, प्राइम नंबर वो है जिसके दो फैक्टर हैं, और कंपोजिट वो है जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हैं। तो 1 ऐसा नंबर है जिसके दो फैक्टर है ही नहीं, उसका एक ही फैक्टर है। ठीक है, एक का सिर्फ एक ही फैक्टर है, तो दैट्स व्हाई 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। नोट करके लिख लीजिएगा, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, अब अभी के लिए आपको नंबर सिस्टम में, मतलब नंबर्स में, नॉट नंबर सिस्टम में, नंबर्स में आपको सिर्फ इतना समझना है। हाँ, वो कंपोजिट में भी नहीं आएगा, क्योंकि कंपोजिट में दो से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, ओके, बिल्कुल बराबर है। प्राइम नंबर वो नंबर है जिनके दो फैक्टर हैं। ठीक है, 1 जो है वो नेचुरल नंबर है, वो होल नंबर है, बट वो प्राइम और कंपोजिट नहीं है प्रद्युमन जी। ठीक है, 1 जो है वो नेचुरल है, वो होल नंबर है, वो ऑड नंबर है, लेकिन वो प्राइम नहीं है, लेकिन वो कंपोजिट नहीं है। ठीक है, ओके। प्राइम नंबर वो नंबर है जिनके दो फैक्टर होंगे और कंपोजिट नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर होंगे। ठीक है, हाँ, वो इंटीजर भी है बिल्कुल। आकाश जी, 1 इज ऑड नंबर, जिनके यूनिट डिजिट में 1 3 5 7 9 है, वो ऑड नंबर है। ओके, सो नाउ पॉइंट क्या है, देखिए ये जो है वो जस्ट एक इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन थी कि आपके पास ये नंबर मैथ्स करा ही ना हो, किसी ने करा होगा, मिक्सचर हो सकता है हर तरह के कैंडिडेट्स का, बट पॉइंट जो हमारा बेसिक है, जो मतलब हम एक्चुअली क्या बनेंगे वो आपका काम अभी है ही नहीं। ठीक है, वो आपको ये समझना ही नहीं है अभी कि क्या क्वेश्चन बनने है, वो मेरा काम है, मैंने बताना है कहां पे बताना है, वो मुझे अच्छे से पता है। एज ऑफ नाउ आपको नंबर्स क्या थे वो मैंने बता दी कि ये नंबर्स हैं, इनको अभी कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ आपने सुन लिया इस बारे में। अब आता है नेक्स्ट, जो हमारा बेसिक है, जो मतलब हम एक्चुअली स्टार्ट करना चाहते हैं आज के सेशन में, वो है हमारा यूनिटरी मेथड। नहीं, नंबर सिस्टम नहीं हो रहा है, नंबर सिस्टम हम थोड़ा आगे चल के कर रहे हैं। आज हम करने वाले हैं यूनिटरी मेथड, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपने मैथ्स अगर मुझसे करना है तो ज्यादा कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि आप डर जाओ, अच्छा पता नहीं कौन सा मेथड करना है, क्या ही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सी बात है, आपने चीजों को थोड़ा सा यूनाइट करके लिखना है। ठीक है, यूनाइट करके लिखना है। और शुरुआत में आपको जब छोटे क्वेश्चन होंगे तो लगेगा कि इतना हम क्यों करें, हमने तो एक्स्ट्रा कर लेना है, लेकिन जब बड़े क्वेश्चन होंगे तो वही चीज आपको बहुत आसान लगनी है। ठीक है, जिन्होंने पहले मैथ्स करा हुआ उनको अच्छे से ये चीज क्लियर होगी। मेरा मैथ्स वीक है, स्ट्रॉन्ग कर दो। हाँ सुरजीत जी, ये कोर्स पूरा कर लीजिए, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अभी मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अभी जस्ट आप सुनेंगे, अदरवाइज फिर ऐसा ना हो कि मैं कुछ टैबलेट्स लिखूं कि ये वाली टैबलेट्स लो। अभी जस्ट आप सुने यूनिटरी मेथड क्या है। लेकिन मैं बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेता हूं सो दैट सभी को समझ में आए। सिंपल से एग्जांपल है, मान लीजिए मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास 5 पेन्स हैं। ठीक है, 5 पेन है आपके पास, और उनकी जो कॉस्ट है वो कितनी है? लेट दिस इज 55 रुपीज। और आपसे मैंने ये पूछा कि फाइंड कॉस्ट ऑफ। अब ये मत सोचिए कि अच्छा ये हमने तो सीरियस देना, ये क्या चल पड़ा, ये तो हमने 4th क्लास में करा था, 3rd क्लास में करा था। ठीक है, ध्यान रखें, आज की पीडीएफ में ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो सीधे एग्जाम में आएंगे, बट बेसिक से चलेंगे। सो 5 पेन कॉस्ट 55 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 पेन्स। तो 25 पेन जो है उनकी जो कॉस्ट है वो कितनी होनी है, हमें ये बताना है।
तो क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? आई होप सबसे पहले अगर आपके माइंड में कुछ आ रहा होगा तो आप सोच रहे होंगे अच्छा ठीक है 5 पेन जो है वो 55 के हैं, तो एक पेन जो है वो 11 का हो गया, तो 25 पेन निकालने हैं, तो क्या करेंगे 25 into 11 करना है, so this is 275, दैट्स इट। क्लियर है सभी को? ओके। अब हमने क्या करना है, हमने जो अपना मेथड रखना है वो इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है सो दैट हम टाइम भी बचा सकें। ठीक है, हम इसमें टाइम भी बचाएं और हमें ज्यादा सोच, मतलब ये चीज नॉट ओनली इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बट हम किसी भी तरह के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकें। कैसे होगा? आप सिंपली लिखो 5 पेन जो है वो कितने के हैं, 55 रुपीस के हैं। आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जो आपसे पूछा है वो आपको फाइंड करने के लिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। सो आपसे 25 पेन का पूछा है, आप मल्टीप्लाई कर दो 25 पेन। 5 जो अकेला रहेगा उसको कट करके नीचे ले जाओ, करना वही है 5 6 is 11 and 25 into 11 is 275। अब अभी आपको इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा कि इतना भी क्या ही कर दिया हमने इससे, लेकिन आई एम टेलिंग यू कि आपको जो मैं बता रहा हूं वो करना है सो दैट कि आगे चल के फिर आप रोने मत बैठो कि क्या हुआ, अब तो क्वेश्चन हमें तो वो शुरू से देखना पड़ेगा। तो साथ साथ में ही आपको समझ लेना है कि हम क्या कर रहे हैं। 5 क्वेश्चन कंटीन्यूअसली बताऊंगा, समझने हैं, देन फिर मैं पूछूंगा कि कोई डाउट हो किसी को। क्या करा, लेट अगर मैं ये कह रहा हूं कि लाइक 15 कॉपीज जो है, ठीक है 15 कॉपीज हैं, उनकी जो कॉस्ट है वो 8 रुपीज है। ठीक है, 15 कॉपीज की जो कॉस्ट है वो 8 रुपीज आती है, और आपने मुझे ये बताना है कि कॉस्ट ऑफ, ठीक है आपने मुझे ये बताना है कि जो कॉस्ट है वो कितनी होगी किसकी, 135 कॉपीज की। ठीक है, तो क्या करा आपने, 15 कॉपीज जो है वो कितनी है, वो 8 रुपीज की है, आपने मुझे 135 कॉपीज का बताना है। 15 कट करके नीचे गया एंड 15 से ये 9 आएगा, 8 into 9 is 72। ठीक है, 8 into 9 is 72। बहुत ही सिंपल सी बात थी, हमने क्या करना है, हमने उसी लाइन में सॉल्व करना है, उसी लाइन में वो चीज सॉल्व करनी है। अब इसमें ध्यान रखने वाला बात जो पॉइंट है वो ये है कि कभी भी 2 यूनिट सेम साइड ना हो। ठीक है, कभी भी सेम यूनिट सेम साइड ना हो। ठीक है, तो वो भी हम अभी एग्जांपल लेंगे कि ऐसा क्या है, मतलब ऐसे कैसे होना है। हम एक पीडीएफ अपलोड करते हैं, फिर मुझे ये लिखना नहीं पड़ेगा, फिर डायरेक्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, एंड फिर अगर आपको जैसे जैसे समझ में आ जाएगा उसके बाद फिर मैं पोल भी शुरू कर दूंगा, सो दैट कि बीच में आप आंसर भी करते रहें कि आपको कितना समझ में आ रहा है, वो चेक भी होता रहेगा। हमने क्यों ही देना है, हम सीधा if the cost of 7 meter cloth is 714, तो 7 मीटर की जो कॉस्ट है वो कितनी है, दैट इज 714। मुझे बताना है 21 मीटर का, तो मुझे बताना है 21 मीटर का। मैंने सेम यूनिट सेम साइड नहीं रखे हैं, जो अकेला है वो कट कर दिया, एंड जब मैंने 7 से कट करा, दिस इज 3, 714 into 3 is 2142। कितना आएगा, 2142 आएगा। ओके, 5 क्वेश्चन आपने लगातार सिर्फ देखने हैं, फिर मैं पूछूंगा कि आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। जैसे वन मोर एग्जांपल, 20 आर्टिकल्स जो है उनकी कॉस्ट कितनी है, 90 रुपीज है। आपको 9 आर्टिकल का बताना है। क्या बताना है, 9 आर्टिकल का बताना है। मैं सेम यूनिट सेम साइड नहीं लिख रहा हूं, तो 20 कट करके नीचे जाएगा, एंड अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये कितना आएगा, 40.5। ठीक है, 40.5। नहीं, अभी जो हम पोल में करेंगे वो कलर वही मिलेगा, आपको टेंशन मत लो। कॉस्ट ऑफ 24 ऑरेंजेस इज 72। अच्छा ये अच्छा, ओके 24 ऑरेंजेस जो हैं वो कितने के हैं, 72 के हैं। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 120 ऑरेंजेस। क्या बताना है, 120 ऑरेंजेस बताना है। 24 कट करा, नीचे गया, 24 से 3 एंड दिस इज इक्वल टू 360। कितना आ गया, 360 आ गया। आराम से समझ लेना ये मेथड, क्योंकि ये मेथड आपका लास्ट तक काम आना है पूरे पूरे मैथ्स में। ठीक है, वो 84 रुपीस के हैं। आपको बताना है 10 पेन जो है वो कितने के होंगे। 12 कट करा, नीचे गया, एंड 12 से दिस इज 7 एंड 7 into 10 is 70 रुपीस। क्या करा, जरूर देख लीजिए। x का कॉस्ट 75 है, 15x है, कॉस्ट कितना है 75 है। 4 डजन का कितना होगा, फाउंडेशन 2.0, 21 सेशन होंगे या 20 सेशन होंगे कृष्णा जी, देखना पड़ेगा। ओके, सो आपको 4 डजन, यहाँ पे सिंगल एक्स है, यहाँ पे 4 डजन है, तो 4 डजन का मतलब है 4 into 12 यानी कि 48 एक्स है ये, तो मुझे 48 एक्स बताना है। मृत्युंजय जी वो खत्म होने वाला है, उसमें से 3 सेशन बचे हैं, 15 नीचे गया, 3 या 4 सेशन बचे हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे। सो 15 से 5 एंड 48 into 5 is 240। कितना आएगा, 240। वन मोर एग्जांपल, 80 आवर्स में कितना बनाएगा, तो 2 नीचे जाएगा, 2 घंटे में एक बनाता तो 80 में 40 बनाएगा। अभी क्वेश्चंस का लेवल नहीं है ज्यादा, ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल ज्यादा नहीं है, बट कांसेप्ट समझना है धीरे धीरे, फिर वो क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा। कैलकुलेशन के लिए देखो मैं आपको बात बताऊं, दीपक जी का पॉइंट है, टेबल बहुत सोचने पड़ते हैं। देखो टेबल स्क्वायर क्यूब याद रखने हैं, उसके बाद कट करो, और मेक श्योर कि जो मेरी क्लास में है अगर आप फॉलो कर रहे हैं अच्छे से, मैं आपको पहले बता दूं, जो YouTube में आग लगा देने वाली बात होती है कि 1 सेकंड में अगर ये गुना नहीं हुआ तो गला काट देना। ठीक है, मतलब ऐसे अगर कोई थंबनेल आपको दिखे, ठीक है, अगर 1 सेकंड में स्क्वायर रूट नहीं आया तो फिर मतलब पता नहीं कौन से चढ़ाई का नाम था, उस चढ़ाई पे पकड़ लेना। तो पॉइंट ये है कि उससे कुछ नहीं होना है। ठीक है, सिंपल सी बात ये है कि आपको अपने बेसिक्स के अकॉर्डिंग ही स्पीड बनानी है। ठीक है, बेसिक के अकॉर्डिंग ही स्पीड बनानी है। कहीं ऐसा ना हो कि पहले आपको वो समझने के लिए कैलकुलेशन कैसे करनी है उसके लिए आपको 10 चीजें याद करनी पड़े, फिर जाके वो कैलकुलेशन हो रही है। तो पॉइंट इज अपने बेसिक पे ध्यान रखना है, क्वेश्चन को करने का तरीका शॉर्ट हो जाएगा, कैलकुलेशन प्रैक्टिस से इंक्रीज होनी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये था, देखो 15x 75 रुपीस के हैं, हमसे एक्चुअली 4x नहीं पूछे थे, 4 डजन पूछे थे। अब हमें पता है कि एक डजन में 12 होते हैं, तो 4 डजन में 48 होंगे। ठीक है, 48 होंगे, सो 240 बन गया। 2 नंबर वाला कंफ्यूजन, मतलब दूसरे क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। ओके, एक सेकंड। ठीक है, चलिए अब ये जो इस पीडीएफ में क्वेश्चन बचे हैं वो प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं मैं, एक नई। ठीक है, सब कुछ क्वेश्चन साथ साथ करने हैं, दैट्स इट। हाँ, पीवाईक्यू साथ में रहेगा, और बस सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर्स निकलने तो दो, उसके बाद जो चैप्टर होगा उसके पीवाईक्यू साथ में हो जाएंगे। ठीक है, वो हाउएवर कोर्स अलग होगा वो, लेकिन वो प्रैक्टिस सेशन की तरह होगा। 1250 क्या करा आपने, 70 केजी का जो कॉस्ट है, नहीं इसमें नहीं होगा, फिर इसमें पीवाईक्यू करेंगे तो वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा फिर बर्डन, तो इसमें अलग क्वेश्चन होंगे, पीवाईक्यू के अलग जगह पे करवा दूंगा। सो नाउ दिस इज 350 रुपीस, 250 के। ओके, सो 70 आर्टिकल का 300 है, तो 210 आर्टिकल का कितना होगा, 70 नीचे जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 900। वेरी गुड, बहुत सही। 6th क्वेश्चन में पोल दे दूंगा मैं। सुभोजीत जी कल या परसों तक आपको पूरा शेड्यूल दिख जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि मैं वो शेड्यूल बना रहा हूं कि कब कौन सी क्लास बेटर रहेगी। कल परसों तक आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी कि कब किस दिन कौन सा सेशन है। 30% ऑफ अ नंबर इज 50 मोर देन 250, 30% ऑफ अ नंबर इज 50 मोर देन 250, फाइंड 70% ऑफ दैट नंबर। हमेशा ध्यान रखना है कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, तो अगर आपको कुछ भी फाइंड करना है तो इजीली कर सकते हैं। मृत्युंजय जी मैं लास्ट में शेयर कर दूंगा, मुझे याद करवाना। रीजनिंग का ऑलरेडी चल रहा है, उसमें चेंजेस नहीं हो पाएंगे, बाकी देखते हैं क्या होता है। 30% ऑफ अ नंबर कितना है, 50 मोर देन 250 है, तो 250 से 50 मोर क्या होता है,
250 से 50 मोर क्या होता है? हाँ बिल्कुल, ये सीरियसली रहेगा। तो ये कितना रहेगा? 300, मतलब 50 मोर देन 250 कितना होगा? 300। हमें 70% बताना है, 30 नीचे जाएगा एंड क्या हो सकता है यहाँ पे? तो 30 से दिस इज 700। दैट्स इट। प्रद्युमन जी, अगर आपको क्लैशेस का प्रॉब्लम आ रहा है कि क्लास क्लैश हो रही है, तो वो देखो एक्चुअली वो हर टाइम पे होगी। 50% ऑफ अ नंबर इज 50 मोर देन 250। अब ये एक ही पॉइंट है कि 50 मोर देन 250 है, तो 250 से 50 ज्यादा कौन होता है? 300 होता है। 250 से 50 मोर 300 होता है, तो 30% इज 300। फाइंड 70% ऑफ नंबर, तो आपको 70% बताना है। ठीक है, दैट्स इट। 30 नीचे गया, सॉल्व करा, 700 आ गया। अगले क्वेश्चन का आंसर भी मैक्सिमम ने कर दिया है। कॉस्ट ऑफ 17 केजी ऑफ शुगर इज 250। 17 केजी का जो कॉस्ट है वो 250 है। अब देखो ध्यान दीजिएगा, 17 केजी का जो कॉस्ट है वो 250 है। 2000 रुपीज में कितनी शुगर आनी है? मैंने क्या कहा था? सेम यूनिट सेम साइड नहीं होंगे। अब अगर आपने 2000 यहां मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो फिर सेम यूनिट सेम साइड हो गए, कट किसको करोगे? तो ये जो 2000 है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है तो इस 2000 को उस तरफ मल्टीप्लाई कर लो। दिस इज 2000 रुपीज। 250 कट करके नीचे गया एंड इसको कट करेंगे, सो आंसर इज 136। ठीक है, 0 से 0 कट करा और 25 से 8 आ जाना है इस तरह से। यहां था एक और पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि अगर यूनिट सेम आ रहे हैं, 17 केजी 250 रुपीज है, तो 2000 रुपीज किस तरफ मल्टीप्लाई होगा? ऐसी तरफ जहां पे यूनिट सेम ना हो, तो मैंने उस तरफ मल्टीप्लाई करा। वन मोर एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ 15 एग इज 225। 15 एग्स जो है वो कितने के हैं? 225 के हैं। 3 डजन कितने के होंगे? 3 डजन मतलब 3 into 12 यानी कि 36 का पूछा है, तो मुझे 36 एक्स बताने हैं। 15 कट करा, नीचे गया एंड इसको सॉल्व करा, सो दिस इज 540। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन में पोल करते हैं। ठीक है, पोल में देखते हैं कि आपका क्या रिस्पॉन्स रहता है। ठीक है, सो कुछ क्वेश्चन में पोल करते हैं फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं पोल दे रहा हूं, पोल में आंसर करना है सभी ने। कमेंट सेक्शन में आंसर ना करें। और पहला क्वेश्चन है, टाइम ज्यादा दिया है, 45 सेकंड दिए हैं, अभी इसमें 10 15 20 सेकंड बहुत है। 10 से 20 सेकंड में बहुत इजीली हो सकता है क्वेश्चन, बट मैंने टाइम दिया है तो आराम से सॉल्व होना चाहिए। फिलहाल एक्यूरेसी मैटर करेगी, धीरे धीरे स्पीड मैटर करेगी। ओके, वेरी गुड। ओके ओके ओके, वेरी गुड। सो 91% का तो सही है। जिनका गलत हुआ है ध्यान से देखो, आराम से सॉल्व करो, पहले एक्यूरेसी पे डिस्कस करो, फिर धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज होगी। 10 टॉयज 7 आवर में तैयार होते हैं। 10 नीचे चला गया, और अगर आप इसको ना हो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। थैंक यू पंकज जी, थैंक यू। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करेंगे। लॉजिक से हो गया, क्या बात है। देखो इस क्वेश्चन में क्या था, हमें कहा है कि 1500 किलोमीटर 20 आवर्स में कवर हो रहा है, तो 100 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर होना है। अब जब ऐसे आपके पास ऑप्शंस हो, हमेशा आपको ध्यान देना है, जब भी आप स्टार्ट करते हो तो आपको कोशिश करनी है कि शुरुआत में आप स्पीड की जगह एक्यूरेसी एंड वेरियस एस्पेक्ट पे ध्यान दो कि हाँ क्या क्या किया जा सकता है। तो आपको पता चला कि 1500 किलोमीटर 20 आवर्स में कवर हो रहा है, तो 100 मिनट में कितना कवर होना है? 100 मिनट यानी कि 2 घंटे से कम समय है। तो 20 घंटे में 1500 किलोमीटर है, तो 2 घंटे में और कम होना है ना, तो एक भी ऑप्शन नहीं है कम, सो इट शुड बी डी ऑप्शन। तो आंसर तो आपको वही मिलेगा। अब अगर आप सॉल्व कर रहे थे तो आपको, अगर ये मिनट में है तो इसको भी जरा मिनट में सॉल्व करो, 20 into 60 यानी कि 1200 मिनट है। तो आपको पता लग गया कि 1500 किलोमीटर जो है वो कवर हो रहा है 1200 मिनट में। तो आपको बताना है कि 100 मिनट में कितना कवर होगा। तो सॉल्व करा, 1250 नीचे जाएगा एंड इसको सॉल्व करो, जितना भी सॉल्व होता है। ओके सॉरी, एंड 5 से कितना आ गया? 20, सो दिस इज 125 आया। ये क्या हुआ? अच्छा यहाँ 1200, सॉरी मैंने 1250 लिख दिया। मैं भी कहूँ कि आपने गलत करा या मैंने कर दिया कुछ। ओके, सो दिस इज एक्चुअली 1200। तो फिर आपके पास दो जीरो ऑलरेडी कट हो रही हैं और इसको आप कट कर सकते हैं इजीली। एंड आई होप दिस इज 4 to 3 एंड 4 to 25 और 3 से आपके पास 5 आने, सो दिस इज 125। ठीक है, वो मैंने 1250 लिख दिया था। बट ऐसे क्वेश्चन में आपको इजीली क्लियर हो जाता है कि आपको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 3 ऑप्शन उससे बड़ी वैल्यूज है, तो बड़ी वैल्यूज तो नहीं आनी चाहिए थी, छोटी आनी चाहिए थी, तो थोड़ा सा वो भी आइडिया लगाना है। ओके, वेरी गुड। सो नेक्स्ट हमारे पास है, पोल दे रहा हूँ, ध्यान से करिएगा क्वेश्चन को। वेरी गुड। ऐसी बात है पारस जी, हमें कहा है कि पोल है 120 मीटर टॉल है और उसकी 80 मीटर लॉन्ग शैडो है। ठीक है, 120 मीटर टॉल है, मतलब उसकी हाइट 120 मीटर और उसकी शैडो 80 मीटर है। तो ऐसे लिख लो, 120 मीटर टॉल है, शैडो है 80 मीटर की। अब एट द सेम टाइम अ फ्लैग ट्री, अ 20 मीटर लॉन्ग शैडो, किसी की 20 मीटर शैडो है, मतलब अगर इसको मैं एस लिख दूं सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए, 80 मीटर शैडो। तो जिसकी 20 मीटर शैडो होगी उसकी लेंथ कितनी होगी? तो शैडो बताना है, बताया ना हमें, तो मैं इस तरफ लिखता हूं, 80 कट करके नीचे जाएगा और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 30 मीटर। ठीक है, वो फ्लैग है या ट्री है? देखिए वो जो है फ्लैग ट्री है, तो मतलब ऐसा समझ लो कि फ्लैग है। ठीक है, दैट्स इट, मतलब उसमें इतना कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। वो फ्लैग समझ लो, वो फ्लैग ट्री के ऊपर फ्लैग है। आप पूछो पॉइंट क्या था, आपको यूनिट के ऊपर ध्यान देना है। ज्यादा इंपोर्टेंट क्या होगा कि यूनिट क्या है। क्या पॉइंट था? 120 मीटर टॉल है तो शैडो बन रही है 80 मीटर की। जब 20 मीटर की शैडो बन रही होगी तो हाइट कितनी होगी? ठीक है, सो ऐसे कर सकते हैं। सो आई होप ये भी क्लियर होगा। ठीक है, ओके चलिए, बोल दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 में, ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अजय जी को क्या हुआ? कुछ तो हुआ इनको, इनको बुरा लगा किसी बात का। कई बार शैडो वाले टॉपिक में कुछ और भी कॉन्सेप्ट लगता है। एक बार ऐसे कि यूट्यूब पर देखा था, डांटना मत आपके पास आने से पहले का देखा।
देखो, इसमें डांटने वाली कोई बात ही नहीं है वरुण जी। पॉइंट ये है कि इवन ये शैडो वाले क्वेश्चन जो है ना, वो ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस में भी बनेंगे, बट वो ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे, वो अलग होगा। आज हम बेसिक कर रहे हैं, वो ये क्वेश्चन ही बेसिक है। वो जो हाइट एंड डिस्टेंस से आप करोगे ना, वो क्वेश्चन होगा, वो दिखेगा कि ये कैसे करना है। यहाँ नहीं होती है अभी जरूरत, और मैं डांटता नहीं हूँ, हाँ, तो टेंशन मत लो। स्टेप्स में चलेंगे और सब चीजें होंगी अच्छे से। प्रियंका जी, आपका रिप्लाई तैयार है, बस जिस बस वो टाइपिंग करने की देरी है, मुझे टाइप करना है काफी लंबा सा, एंड आपको आंसर मिल जाएगा। हमें कहा है कि अ कार ट्रैवल 935 किलोमीटर इन 7 आवर्स, तो कार जो है वो 935 किलोमीटर 7 आवर में चलती है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 935 किलोमीटर कितने घंटे में, 7 घंटे में, तो 406 आवर्स में कितना ट्रैवल होगा। 7 कट करके नीचे आ जाएगा, एंड इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाना है। सो आई होप दिस इज 54230। ठीक है, क्लियर है? कट करना है इसको, और आई होप आपने कट कर लिया होगा। मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, 7 से आपने कट करा, 7 से 5 एंड 5 6 है तो 7 से 8। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो 8 into 5 करके 0 यूनिट डिजिट में आना है, दो ऑप्शन तो आपके वैसे एलिमिनेट हो रहे हैं। और 3 डिजिट को 2 डिजिट से आप मल्टीप्लाई कर लो तो थोड़ा सा वहां से भी, मतलब ये मैं वो बता रहा हूँ कि जब आप एक्सट्रीम प्रिपेयर करोगे, अभी इतना कुछ नहीं करना है, ये सोचना ही नहीं है कि जल्दी कैसे होना है। सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, उसमें अपनी एक्यूरेसी जो है वो, उसमें अपना जो एक तरह से बोल सकते हैं कि प्रैक्टिस लेवल जो है वो आगे लेके जाओ। अदरवाइज सॉल्व करने को तो ये भी हो जाएगा ना कि यूनिट डिजिट में 8 into 5 0 आ रहा है, दो ऑप्शन गए। अच्छा, 3 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 डिजिट आना चाहिए, आंसर डी आएगा। बट वो अभी कुछ नहीं करना है, अभी सिर्फ बेसिक के साथ कॉमन चीजें करो जो सबसे बेसिक है। धीरे धीरे हर चीज जो है वो आपको समझ में आएगी कि कहां पे क्या जरूरी होगा। अभी टेंशन नहीं लेनी इन चीजों की। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 का पोल दे रहा हूं आपके पास तक। हाँ, ये भी है, टाइम लगता है, उतनी देर में पोल निकल जाता है। कोई दिक्कत नहीं है दीपक जी, पोल का स्ट्रेस नहीं लेना है। पोल इज जस्ट कि कुछ कैंडिडेट यहाँ पे हैं जो मतलब ऐसे कि उनका दिल नहीं लगता बिना पोल के, उसको आप इतना सीरियसली मत लीजिए कि पोल में क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ। अभी पोल जस्ट ऐसे कि आपको कॉन्सेप्ट समझना है, मेन थिंग ये है। ठीक है, नस काटने वाले लोग हैं, आईफोन वाले भी आए। ओके, पोल इज जस्ट लाइक मोमो। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। 90% के आसपास सही है, बिल्कुल सही कहा संदीप जी ने। वी आर हियर टू लर्न अपना कंपटीशन अपने साथ। लेकिन ये समझ लो हो जाता, बट ऐसा होता नहीं है, तो थोड़ा सा टेंशन नहीं लेनी वाला, ये समझ लो। 24% ऑफ नंबर इज 312, तो 24% ऑफ नंबर इज 312। 70% ऑफ नंबर कितना होगा? 70% ऑफ नंबर कितना होगा? 24 कट करा, नीचे गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आ जानी है आपके पास, तो देखिए जरा। 24 से सीधा कट कर दो 1, और बचा कितना? 7 2 3, और दिस इज 910। डी ऑप्शन। ठीक है, सो सभी को क्लियर होगा, समझा दूंगा कि क्या है क्या नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है बस। ठीक है, ये टेंशन बहुत बुरी चीज है। सब कट आंसर। अच्छा चलिए, सो ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। पॉइंट 7 आ रहे हैं। ओके, स्लो टू स्मूथ एंड स्मूथ टू फास्ट। जो 10% में आ रहे हैं ना, जिनका गलत हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान दो कहां गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है। गलत करना है वो नहीं करना है आपको। आपको अपना 700% ऑफ नंबर इज 245, तो आपको पता लग गया कि 700% जो है वो कितना है, वो 245 है। आपको 20% ऑफ द नंबर बताना है। 700 नीचे गया, एंड इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट कर लो, और देखो कौन कौन सी वैल्यूज कट हो रही हैं। 7 से कट कर लेते हैं, 7 से या 70 से तो कट होना नहीं है। 2 से 35, 35 से कट करेंगे तो 35 से कितना आ जाएगा? ओके, 7 डायरेक्ट कट हो गया। ओके, सो 2 से मैं 35, 35 से 7 आ गया, बी ऑप्शन। तो ऐसे कर सकते हैं, सबसे ज्यादा ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं होना है, आपको सॉल्व करना है, आपको कोशिश करनी है आपका सही हो। ठीक है, मेन काम ये आपका, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये क्लास 1.5 आवर्स की ही रहेगी डेली, और आज मैं थोड़ा सा जल्दी फ्री कर दूंगा आपको, क्योंकि लास्ट में मुझे वो छोटे छोटे डाउट होंगे, किसी कुछ पूछना होगा, तो ऐसा हो सकता है कि लास्ट के 15 मिनट में डिस्कशन के लिए रखूं। लेकिन कल से जो क्लास होगी वो पूरे 10:30 तक ही चलेगी, मतलब क्वेश्चन चलेंगे 10:30 तक। उसके बाद किसी को कोई डाउट होगा अब, ठीक है ना? ओके, सो नाउ देखिए, पॉइंट ये है ना, कल हम बेसिक रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको ना एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है ये। ठीक है, इतना लाइटली भी नहीं लेना है, हम बेसिक में भी ऐसा कर लेते हैं कि क्वेश्चन बन जाता है। सो नाउ ओके, सो पॉइंट क्या है हमारे पास? 52% ऑफ नंबर इज 676, तो 52% जो है वो कितना है? 676 है। फाइंड द नंबर। मैंने क्या कहा था शुरू में, बताया था एक पॉइंट कि नंबर हमेशा अपने आप में 100% होता है। आप कहेंगे कैसे? मान लो 52 है, 52 का 100% कितना होगा? 52 into 100 by 100, दैट मीन 52। मान लो कोई नंबर है 7000, 7000 का 100% कितना होगा? सो दिस इज 7000 का 100%, 100 upon में 100, so that is 7000। कोई भी नंबर जो होता है ना, वो अपने आप में 100% होता है। तो ये नंबर भी 100% होगा, तो नंबर फाइंड करना है ना, सो फाइंड आउट द 100%। सो 52 नीचे गया, एंड इसको कट करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जानी है? 52 से 1 एंड देन 1300। ओके, दैट्स इट। सो उसको कट करना है, बेटर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। कॉस्ट है 3/7 पार्ट ऑफ अ प्लॉट इज आर 81 लाख, फाइंड कॉस्ट ऑफ प्लॉट। तो प्लॉट की कॉस्ट कितनी होगी? परसेंटेज में कोई भी नंबर 100% है, पार्ट में कितना होगा? ठीक है, अगर हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो कितना होगा? तो पार्ट में 1 पार्ट होगा, परसेंटेज में 100%, क्योंकि यहाँ पे हम परसेंटेज की बात ही नहीं कर रहे हैं। सो आप कैसे लिख सकते हैं? 3/7 पार्ट कितना है? 81 लाख है। पोल दे रहा हूँ फिलहाल 30 सेकंड का, ट्राई करेंगे। हाँ, मुझे लग रहा था कि आप डी ही लगाएंगे, और ऐसा होता है कि जल्दबाजी में गलत लग जाता है। मैक्सिमम ने डी ही लगाना था, मुझे पता था। ठीक है, हाँ, आप जाके कुछ कुछ संभले हैं जिन्होंने सही करने की कोशिश करी। देखो, लाइफ में अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। ठीक है, हो सकता है कि लोग आपको भटकाएं, लोग आपको लोग आपको कुछ और कहें कि नहीं ये सही नहीं है, वो सही है ना, बनेगा। आई होप सभी का आंसर बना 189। ठीक है, बिकॉज़ 3 से 27, 27 into 7 is 189। वैल्यू कितनी है? तो 3/7 हो गया, रिमेनिंग है 4/7। हाँ, रिमेनिंग के लिए 4/7 करते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट है, जब हम ये डिस्कस कर ही रहे हैं तो मैं आपको छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ। लेट हमारे पास क्या है, अगर मैं कह रहा हूँ कि 5/7 है, तो रिमेनिंग कितना होगा? 5/7 काम हो गया या 5/7 वैल्यू है, तो बचा कितना?
7 में से 5 माइनस करो 2/7। एक्चुअली करते तो हम 1 माइनस 5/7 है, बट आना तो तब भी 2/7 है ना, तो आप डायरेक्ट यहीं पे ट्राई कर लो। अगर है 11/17 तो रिमेनिंग कितना आएगा? 11/17 है, रिमेनिंग कितना आना है? 6/17 आना है। ओके, अगर लेट वैल्यू जो है, कोई वैल्यू जो है वो हमारे पास है 3/8, तो रिमेनिंग कितना होगा? बचेगा कितना? 5/8 बचेगा। वेरी गुड। ओके ओके, सो नाउ एक और चीज है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं जी पुष्पेंद्र जी, डेफिनेटली दिस इज फॉर सीरियस, इवन ये कोर्स करके मैं, बट मुझे सिलेबस दिखा, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे। आंसर 189 है ये कि अगर 3/7 लिख रहे हैं तो या तो आप इसको 3/7 पार्ट लिख रहे हो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि 7 में से 3 पार्ट है, तो दैट मीन 3 पार्ट्स जो हैं उनकी वैल्यू है 81 लाख, आपको बतानी है टोटल 7 की वैल्यू। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे। आंसर 189 आना है। मतलब अगर आप 3/7 लिख रहे हो तो होल वैल्यू इज 1, अगर आप 3 लिख रहे हो मतलब 3 आउट ऑफ 7 है, तो होल वैल्यू इज 7। तो जो भी आपको ज्यादा बेटर लगता है वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैथ्स तो मैथ्स रहेगा बिल्कुल। नेक्स्ट हमारे पास है 14 है, पोल दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 14 में, ट्राई करेंगे। सेकंड एक बार फिर समझाना है, मैं कुछ एग्जांपल लेके समझा दूंगा, पहले ये क्वेश्चन कर लो। प्रियंका जी का डिस्कनेक्ट हो रहा है, एक बार रिफ्रेश करिए। ओहो, ई ऑप्शन चाहिए, मैं भी कहूं कि इसमें तो ई ही आना था, बड़ा बुरा हुआ ये तो। ओहो, चलो सी एन डी क्या है? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, +1 कर लो सर। सो नाउ देखिए क्या है, डिफरेंस बिटवीन 65% एंड 45% ऑफ अ नंबर इज 40। 65% एंड 45% ऑफ अ नंबर जो है उनका डिफरेंस 40 है। फाइंड द 75% 70% ऑफ नंबर। किसी नंबर का, एक ही नंबर का 65% है, एक ही नंबर का 45% है, और उनका डिफरेंस गिवन है ना, तो इनका डिफरेंस कितना बनेगा? 20%। तो मतलब 20% कितना आ गया? 40 गिवन है आपको, फाइंड 70%, तो आपको 70% बताना है। तो 20 कट करा, नीचे चला गया, और इसको सॉल्व करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू 140। आई होप ये सभी को क्लियर होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ 1/7 ऑफ अ हाउस इज 14,000, फाइंड द कॉस्ट ऑफ हाउस। पूरे घर की कीमत कितनी होगी? पोल दे रहा हूं, पोल में आंसर करना है। चलिए जल्दी से ट्राई करेंगे, पोल में आंसर करना है। ओके, चलिए कौन सा जीरो ज्यादा ये तो आपने देखना है कि जीरो ज्यादा लगा कि कम। देखो बहुत ही सिंपल सी बात थी, अगर 1/7 ऑफ अ हाउस इज ऑफ 14,000, तो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो वन पार्ट पूरा पूरा घर कितने का होगा? तो 1/7 नीचे जाएगा, 7 14 into 7 होना है, सो दिस इज 98,000। ये 9,80,000 है। इसमें और इसमें फर्क है, एक जीरो बहुत बड़ा गैप होता है। कोई आपको बोले कि आपको एक साल के 9,80,000 मिलेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट के टाइम वहां पे 98,000 लिख दे, तो फिर वो समझो कि एक जीरो कितनी बड़ी होती है। दैट मीन नन ऑफ दीज है। अब किसी का डाउट आया था कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड और नन ऑफ दीज है, तो अब देखो क्या होता है ना, नन ऑफ दीज और कैन नॉट बी डिटरमाइंड का मतलब क्या है? मान लो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि x + 5 = 13, सो फाइंड x, और मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए, 5 ऑप्शन दिए, A B C D E, 2 3 4 5, एंड एक मैंने आपको नन ऑफ दीज दिया, क्या आंसर होगा? सब ऑप्शन को 7/7 ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, लेकिन फिर वहां पे 1 करना पड़ेगा, 7 आउट ऑफ 1 है, वो उस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। आंसर 98,000 आ रही है, x की वैल्यू तो 8 आ रही है, और 8 तो ऑप्शन है ही नहीं, तो जब आपका आंसर आ रहा हो लेकिन वो ऑप्शन में ना हो, तब आप लगाते हो नन ऑफ दीज। अब मान लो आपके पास एक और क्वेश्चन है, 5 है, 7 है, 9 है, नन ऑफ दीज है और कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, और मैं बोल रहा हूं कि x + y = 10, फाइंड x फाइंड करना है। अब क्योंकि आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नो वैल्यू, ऐसा स्कूल वाले नाम ने बताया। so, ऐसा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो x + y अगर 10 है, क्योंकि आप यहाँ से नहीं बता सकते, एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, कैसे पता चलेगा x कौन है, y कितनी कितनी वैल्यू है? कुछ भी हो सकती है x की वैल्यू। तो जब आपको आंसर ही ना मिले, मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि वहां पे आंसर मिले, तब आप कैन नॉट बी डिटरमाइंड लगाओगे। ठीक है, सो नन ऑफ दीज मतलब आपके पास आंसर है बट ऑप्शन में नहीं है, और कैन नॉट बी डिटरमाइंड मतलब आपको मिला ही नहीं, होने नहीं था, उसने सॉल्व भी नहीं होना था। ठीक है, सो आई होप क्लियर होगा सभी को। नेक्स्ट आते हैं प्राची जी, बहुत रेयर आते हैं लेकिन आ जाते हैं। स्कूल वाली मैम ने तो ये कर लो बेटा, पार हो जाएगा, कहता कि अपॉन में 0 होता है। सूरज जी हाँ, अब मैंने बोल दिया है, इस क्वेश्चन में बोल दिया है, आई होप आपको मिला होगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, विमान की सारी सेवाएं शुरू कर दी जा चुकी हैं। पोल आपको नहीं होगा, मैं अच्छा मैं इंटरेस्टिंग पढ़ा रहा हूं, लेकिन पॉइंट ये आने पे डिपेंड है। अब हमें कहा था कि डिफरेंस बिटवीन 35% ऑफ अ नंबर एंड 10% ऑफ अनदर नंबर। 35% ऑफ एक नंबर है एंड 10% ऑफ दूसरा नंबर है, उनका डिफरेंस 100 है। सो फाइंड द फर्स्ट नंबर, तो आपको फर्स्ट नंबर बताना है। अब जब आपके पास 35% तो कोई और नंबर है, कल से खाना है 30, हाँ 35% तो कोई और नंबर है और 10% कोई दूसरे नंबर है, तो ये अलग अलग नंबर है ना, तो इनको आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि 35 और 10 माइनस कर देगी 25% की वैल्यू 100 है, क्योंकि एक्चुअली में ऐसा बनना है कि x का 35% होगा माइनस y का 10, कोई दूसरा नंबर इसका 10% है, तब जाके उनका डिफरेंस 100 है, क्योंकि दो वेरिएबल आगे, सो इट इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये सॉल्व नहीं होना था। ठीक है, सेम नंबर के केस में सॉल्व हो जाना है, क्योंकि सेम नंबर के केस में आपके पास वैल्यू वैसी बन जाती है। जैसे अगर इसको आप इक्वेशन से भी सॉल्व करते तो x का 65% और माइनस x का 45%, तो x तो कॉमन था ना दोनों में, तो 65 माइनस 45% आप बोल सकते थे, लेकिन क्योंकि नंबर सेम है, वहां सेम नहीं था नंबर। आई होप ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, फिर से बताना है। यहाँ पे नीरज जी पॉइंट ये है कि एक्चुअली जो नंबर्स है ना वो अलग अलग हैं, दिस इज ऑफ अ नंबर एंड दिस इज ऑफ अनदर नंबर, तो क्योंकि जो नंबर है ना वो दोनों अलग अलग हैं,
तो ऐसी सिचुएशन में आप सिंगल इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आप सिंगल इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पोल चाहिए या फिर सॉल्व करवा दो, किसी किसी को कंफ्यूजन हो जाएगा, पोल चाहिए करा दो, पोल की डिमांड ज्यादा रहती है, तो स्ट्रेस नहीं लेना है, अगर सही नहीं भी होगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से ट्राई करो कि क्या लिखा है, और इवन आप स्टेटमेंट ही समझ लोगे ना उतना भी बहुत है, क्योंकि आपका फर्स्ट डे है, आप भले आपने 5 साल मैथ्स करोगे, आपने भले 50 साल हो गए होंगे, 50 हुए नहीं होंगे क्योंकि 25 तो मैक्सिमम है फिल करने की, तो भले चाहे 10-15 साल हो गए होंगे मैथ्स करते हैं, मेरे लिए आज आप डे 1 में हो, चाहे आपने मेरा ही कोर्स पहले कर रखा हो, मेरे लिए आप डे 1 में हो, तो मेरे लिए आप फ्रेशर हो बिल्कुल, तो टेंशन नहीं लेनी है, आपको सॉल्व करना है, समझना है कि स्टेटमेंट में क्या लिखा है। कार्तिक जी तो वैसे भी न्यू है, हाँ चलिए। लास्ट टाइम व्हाट्सएप मैंने तब ओपन करा था जब एफटेट का रिजल्ट आया था, थोड़े स्टेटस लगाने थे, तो तो वो लगाया और फिर बंद कर दिया। चलिए सो प्लस प्लस बिग फैन, अच्छा। सो नाउ हमें कहा है राम हैज सम केजी ऑफ शुगर, राम जो है उसके पास कुछ शुगर है, ही गेट 13 केजी ऑफ सॉल्ट, वो 13 केजी सॉल्ट लेता है इन रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल द शुगर ही हैड। ध्यान से समझ लीजिएगा, क्या कहा है कि राम के पास कुछ शुगर है, कितनी है हमें नहीं पता है, लेकिन उसको उस शुगर के बदले 13 केजी सॉल्ट मिल जाता है। इफ ही वाज हैविंग 260 रुपीस इन ऑल टू बाय दिस, उसके पास ये बाय करने के लिए 260 रुपए थे, मतलब उसको ये जो 13 केजी सॉल्ट मिला है वो 260 रुपए में मिला है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ शुगर इज गिवन इफ गिवन शुगर कॉस्ट 100% मोर देन सॉल्ट, शुगर का कॉस्ट जो है वो 100% मोर देन सॉल्ट है। सॉल्ट का प्राइस कितना आएगा, 260 रुपए में 260 रुपीस में आपको 13 केजी मिल रहा है, तो सॉल्ट का प्राइस आ गया 20 रुपीस ना पर केजी। सॉल्ट का प्राइस क्या आ गया, क्योंकि 260 रुपए में आप 13 केजी सॉल्ट खरीद कर लाए, तो 20 रुपीस पर केजी प्राइस था। हमसे शुगर का पूछा है कि शुगर का प्राइस कितना होगा, शुगर का प्राइस अपने आप में 100% होगा, ठीक है, शुगर का प्राइस जो है वो 100% अपने आप में होगा, लेकिन 100% ज्यादा है किससे, सॉल्ट से, मतलब सॉल्ट का अपना 100% और 100% एक्स्ट्रा है, तो दैट मीन 200%, ठीक है। तो शुगर का जो प्राइस है वो कितना होगा, सॉल्ट का 200%, क्योंकि 100% ज्यादा है, मोर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, शुगर इज इक्वल टू सॉल्ट का 200% है, दैट्स इट। तो सॉल्ट का 20 है तो उसका 200% निकालो, सो दिस इज इक्वल टू 40 रुपीस पर केजी, ठीक है, 40 रुपीस पर केजी। अगर आपके पास 20 है तो 20 अपने आप में 100% है, क्यों, क्योंकि 20 का 100% इज 20, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। तो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, राम हैज सम केजी ऑफ शुगर, राम के पास कुछ शुगर है, ही गेट 13 केजी ऑफ सॉल्ट इन रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल द शुगर ही हैड, उसके पास कुछ शुगर थी, उसने पूरी पूरी शुगर वापस करी और उसकी जगह 13 केजी सॉल्ट खरीद लिया। नाउ इफ ही वाज हैविंग 260 रुपीस इन ऑल, अगर उसके पास 260 रुपए हो पूरे के लिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ शुगर इन गिवन शुगर कॉस्ट 100% मोर देन द सॉल्ट। बट क्वेश्चन में दिया है कि, अच्छा पहले मैं एक बार बता देता हूं कि क्या था, देखिए सॉल्ट का प्राइस इजीली मिला, 260 रुपए में 13 केजी खरीदा आपने, तो 20 रुपीस प्राइस आया। अब शुगर का प्राइस सॉल्ट के प्राइस से कितना है, 200% ज्यादा है, मतलब डबल हो जाएगा, सो दिस इज 40 रुपीस। पॉइंट ये था कि बट क्वेश्चन में दिया है कि सम शुगर, तो कैसे पता कि पूरे की कॉस्ट 260 है, बिकॉज़ टोटल कॉस्ट 260 है ऑफ शुगर एंड सॉल्ट, बिकॉज़ हमें ये कहा था ऋतिक जी कि ही गेट 13 केजी ऑफ सॉल्ट इन रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल शुगर ही हैड, जितनी भी शुगर थी उसके बदले उसको सॉल्ट मिला है, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 बोल दे रहा हूं, 200% बिकॉज़ वो 100% ज्यादा है ना, तो 100 तो वो खुद में होगा, 100 ज्यादा हो जाएगा तो 200% हो गया। 13 केजी सॉल्ट की वैल्यू 260, बिल्कुल आदित्य जी, बिल्कुल सही बात है। 1 केजी शुगर नहीं थी, सम शुगर थी, कुछ शुगर थी, ठीक है। देन ऑल शुगर इज नॉट कॉस्टिंग 260, ऑल शुगर इज कॉस्टिंग 260, बिल्कुल वो 260 रुपीस में ही है, क्योंकि पैसे भी 260 है ना, शुगर जो भी है उसके लिए उसके पास 260 रुपए ही थे, ठीक है, मतलब 6.5 केजी शुगर मिली होगी उसको उतने में। ओके, वन मोर क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे। 260 रुपए जो उसने शुगर अब मैं 260 का फंडा बताऊंगा, तब तक कोई पूछेगा कि शुगर तो वो ले आया लेकिन टीवी तो चाहिए होगी ना, ऐसा चाय बनेगी नहीं, ठीक है। इतनी टेंशन मत लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, अभी यूनिटरी समझ लो कि जहां यूनिटरी लगना है वहां आप लगा सको, इससे ज्यादा टेंशन नहीं मत लो, ठीक है। अब आप ज्यादा कोई वो कंफ्यूज होना शुरू हो गए, कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट एंजॉय करो क्लास को एंड यूनिटरी समझ लो बस, उसके आगे अभी कुछ नहीं, दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। एंड एक पॉइंट था कि मतलब ऐसे डांट नहीं पड़ती कमेंट करने की, एक्चुअली किसी किसी को मेरी क्लास में बुरा भी लगेगा कि मतलब इतने कमेंट आ जाते हैं, मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, मैं कमेंट पे ध्यान रखता हूँ कि कमेंट जो है वो सिंसियर हो, मतलब सिंसियरिटी से हो पूरे, उनमें कुछ गड़बड़ ना हो, ठीक है। तो अगर कोई गड़बड़ हो तो मैं ब्लॉक इमीडिएटली कर देता हूं वैसे। एंड दूसरी चीज ये है कि मेरा ये मानना है कि आप अगर कुछ भी कर रहे हैं तो आपको प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए, तो जब आपको उस साइड को कमेंट सुन रहे हो, दिख रहे होते हैं और उस तरफ आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, इससे ज्यादा प्रेशर सिचुएशन नहीं बनती लाइफ में, ठीक है। सो उसका अलग ही बेनिफिट है कि आप प्रेशर सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो, क्योंकि किसी किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम होगी कि किसी को बुरा लगेगा कि नहीं ये कमेंट क्यों चल रहे हैं, तो उसका बेनिफिट है, आप उस चीज को एंजॉय करिएगा, उसका बुरा नहीं मानना है, वो बेनिफिट के लिए ही है। देखो क्या कहा है कि कॉस्ट ऑफ, अब ये जो लास्ट वाले क्वेश्चन है ना, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ एडिशन कर दिया ताकि आप स्टेटमेंट भी समझो थोड़ी थोड़ी, ठीक है। मतलब एक तो नॉर्मल था कि यूनिटी लगा, बात खत्म हो गई, इसमें ना स्टेटमेंट का इंपॉर्टेंस है, लास्ट के 5 क्वेश्चन जो है। कॉस्ट है 5/7 ऑफ हाउस इज 75,000, तो आपको पता लग गया। राम हैज टू बाय 2 रूम्स इन हाउस, फाइंड कॉस्ट ही नीड्स टू पे, घर के 2 कमरों का जो पेमेंट होगा वो कितना होगा, गिवन हाउस हैज 10 इक्वल रूम, घर में 10 रूम है और बिल्कुल इक्वल है। तो पहले तो आप क्या करोगे, यहां से आप मुझे ये बता सकते हो पूरे घर की कीमत कितनी होगी, 5/7 की जो कॉस्ट है वो 75,000 है, तो पूरे के पूरे घर की कॉस्ट कितनी होगी, तो 5/7 नीचे ले जाओ कट करके, एंड दिस इज इक्वल टू 75,000 into 7/5, तो ये आ गया आपका 105,000, मतलब 1,05,000 रुपए, ठीक है, 1,05,000 रुपए है। अगर आपने इतना निकाल लिया था तो दैट मीन आपको यूनिटरी समझ में आ गया है कि अगर 5/7 75,000 का है तो पूरा घर जो है वो 1,05,000 का है। अब दूसरा एक और इसमें यूनिटरी ऐड कर लो कि घर में ना 10 रूम है, तो मतलब 10 के 10 रूम का जो कॉस्ट है वो कितना होगा, 1,05,000 हो गया। आपको 2 रूम का बताना है क्योंकि मुझे तो 2 रूम खरीदने हैं ना, तो 2 रूम्स का निकाल लो, तो 10 नीचे जाएगा एंड इसको सॉल्व करेंगे, तो दिस इज इक्वल टू कितना है, 21,000, दैट्स इट, ठीक है। 7 का मल्टीपल से बी में, हाँ वो चीजें मतलब वो आराम से करेंगे धीरे धीरे, अभी जस्ट कैलकुलेशन कर लेनी है, ओके। चलिए, सभी को क्लियर,
ओके संजीव जी, गुड नाइट। ओके चलो, आपने एक बार ये सेशन जरूर कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 का पोल दे रहा हूँ, शुगर का किस्सा बताना है। कोई बात नहीं, एक बार क्वेश्चन खत्म कर लो, फिर जो डाउट होगा वो मैं समझा दूंगा। हाँ, ये 100% होना चाहिए बट हुआ नहीं, क्या ही करें। 97 तक तो जा रहा है वैसे, वेरी गुड। क्या है, 2 पेन एंड 3 कॉपी जो है वो 500 रुपीज की है। 2 पेन एंड 3 कॉपी जो है वो 500 रुपीज की है। हमसे पूछा है 20 पेन एंड 30 कॉपी एज अ होल। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये इक्वेशन बनेगी ना, 2 से 20 और 3 से 30, तो यहां पे भी इंटू 10 कर दो, दिस इज 5000। तो वैसे तो सिंगल इक्वेशन में दो वेरिएबल का आंसर नहीं निकलता, बट जो पूछा है ना वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। ठीक है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। याद है मंदार जी भी। ओके, आई होप क्लियर होगा। नहीं, ओमकार जी ने ऐसा कुछ नहीं करा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, वो स्पेलिंग मिस्टेक इधर उधर हो गया था। तो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 का बोल दे रहा हूं, ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को। स्क्रीनशॉट भेजो। नहीं रहने दीजिए, मॉर्निंग 8 AM को क्लास फर्स्ट से देखना है या ऐसे क्लास से कंटिन्यू करते हैं। किशन जी, अगर आपके बेसिक अच्छे हैं तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है, फिर आप कल वाली सेशन देख लीजिएगा, नंबर ऑन प्रॉब्लम्स हैं, तो अच्छे क्वेश्चन होंगे कल उसमें। और अगर बेसिक खराब है तो क्लास 1 से देख लीजिएगा। पिछले वाला क्वेश्चन नहीं आया ऋषि जी, मैं फिर से बता दूंगा, एक बार क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं, देन फिर मैं जो डाउट्स है वो बता दूंगा। दीपक जी बोल रहे हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स। नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं थी, अब मैं बता नहीं थी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, कभी टाइम निकाल के बताएंगे। ओके, सो नाउ स्पीड ऑफ कार इज 60 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द टाइम टेकन फॉर कवरिंग 1500 किलोमीटर डिस्टेंस। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का क्या मतलब होता है कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रहा है वो। तो अगर 1 घंटे में, यानी कि 1 घंटे मतलब 60 मिनट में, तो 60 किलोमीटर में अगर वो 60 मिनट ले रहा है, मतलब अगर 60 किलोमीटर जाने में वो 60 मिनट ले रहा है, तो ज्यादा कुछ है ही नहीं। 1500 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लेगा, वो 1500 मिनट लेगा। बट अब पॉइंट ये है कि 1500 मिनट को अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूं ना, तो वो कितना आता है, वो 25 घंटे आते हैं। तो दोनों सही हो गए ना, ए भी सही है, डी भी सही है, तो ये पॉइंट है। मिनट में कन्वर्ट करना भूल गए, कोई बात नहीं। वो एक्चुअली ये क्वेश्चन ऐसे था कि आप थोड़ा सोचें, आप थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि ऐसा भी हो सकता है, तब आपके माइंड में अवेयरनेस ज्यादा आएगा कि हमें तो ऑप्शन भी देखने होते हैं। वो जैसे लास्ट क्वेश्चन मैंने जीरो वाला दिया था, जब आपको क्वेश्चन मिला वो गलत हुआ, तो आपको समझ आया ना कि नहीं, हमें तो ये भी चेक करना है कि कितनी जीरो है। तो जैसे अब ये ऑप्शन है तो आपको पता चला कि अच्छा, ये ई ऑप्शन जब लिखा है तो थोड़ा इसके बारे में भी सोचा जाए कि क्या है। तो पॉइंट सिंपल है, 60 किलोमीटर 60 मिनट में, तो 1500 किलोमीटर 1500 मिनट में, एंड 25 आवर्स भी वो होते हैं, तो दैट्स व्हाई ई इज द ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, क्वेश्चन नंबर 20। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट क्वेश्चन है, ट्राई करो एक बार। टाइम वैसे ही निकल गया, वैसे मैंने सोचा था थोड़ा जल्दी फ्री कर दूंगा आज आपको। यहाँ 0.3 सेकंड में आंसर करते हैं, अलर्ट रहेंगे, वेरी गुड। सूरज जी, ई में एक्चुअली ए और डी दोनों कवर हो रहे थे, तो ई जो है वो ऑलरेडी कवर कर रहा था। देख सकते क्लास है, मौसम बहुत अच्छा है। पंकज शर्मा हैज वन है यहाँ पे, पंकज शर्मा जी, ओनली फॉर आफ्टर की कोर्स की बात हो रही थी। अभी थोड़ी देर में आपके छोटे छोटे डाउट्स भी मैं बता के जाऊंगा, जो किसी ने अपलोड करेंगे मैं बता दूंगा। नए लोग बोलने नहीं दे रहे जतिन जी, नहीं मैं बिग फैन की कमेंट देख लेता हूँ। बारिश नहीं हो रही थी, अच्छा देखा था रीजनिंग क्लास में। सुना देखिए क्या कहा है, 700 कॉपीज हैं, 25 आवर्स। अच्छा पंकज जी कुछ और लिखना है, ओके। 700 कॉपीज हैं इक्वल्स टू 300 पेन्स, तो 700 कॉपीज 300 पेन के बराबर है। 50 पेन का कॉस्ट है वो 450 है। 210 कॉपीज का पेन कितना होगा? अगर 50 पेन का जो प्राइस है वो 450 है, तो आप 300 पेन का निकाल लो, तो 300 पेन का कितना आएगा, 50 नीचे जाएगा, एंड 50 से ये 6 आ जाना है, एंड दिस इज इक्वल टू 2700 रुपीज। अब जो 300 पेन का प्राइस है ना वो 700 कॉपीज के बराबर है, तो आपको पता लगे कि 700 कॉपीज जो है ना वो 2700 रुपीज की है। हमें क्या बताना है, 210 कॉपीज का। तो अब ये एक्चुअली स्टेटमेंट इसमें एडिशन हुआ है कि थोड़ी थोड़ी ज्यादा स्टेटमेंट आ गई, तो उससे कोई डरने वाली बात नहीं है। तो कितना बनेगा, 810 रुपीज। ठीक है, क्या करा हमने, हमें कहा था 700 कॉपीज हैं, 300 पेन के बराबर है। 50 पेन जो है वो 450 रुपीज के हैं, तो 210 कॉपीज कितने की होंगी, तो 50 पेन से इन 300 पेन का निकाला और वो 700 के बराबर है, तो 700 का 27 हो गया, 210 का निकाल दिया। सो आज के सेशन का रिजल्ट दिखा देता हूं आपको, जल्दी से आप ये बताएंगे कि इनमें से ऑड वन आउट कौन सा है। आपसे कैसे करें, इस कोर्स में करें, सब कुछ मिलेगा। दिस कोर्स इज फॉर आफ्टर एग्जाम, आफ्टर इसमें पूरा कवर हो जाएगा शुरू के 2.5 महीने में। ये बैच सफिशिएंट होगा सीरीज के लिए, मोर देन सफिशिएंट होगा। देयर एनी कोर्स फॉर आफ्टर ओनली, दिस वन कोर्स जो है आप